डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड में करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम और लास्ट में इन सब के एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक बॉडीज क्या होती हैं। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल का जिसमें कि जो डिफॉर्मेशन उसमें हुआ है वो उसको वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है डिफॉर्मेशन के बाद में। ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। और ऐसी बॉडीज जो कि फुली अपना ओरिजिनल शेप वापस से ले लेंगे डिफॉर्मेशन होने के बाद में लोड हटाने पे, इनको बोला जाता है इलास्टिक बॉडीज। कोलिजन क्या होगा, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ और टकरा जाते हैं आपस में, वो होता है कोलिजन। अब यहाँ पर कोलिजन में क्या होगा, दो बॉडीज हैं, स्मॉल इंटरवल के लिए होगा और ये बहुत लार्ज फोर्स लगाएंगे एक दूसरे में। एक इधर से आ रही है बॉडी, इधर से आ रही है, आपस में टकराएंगी तो बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कौन से टाइप की वो बॉडी है, डिफरेंट वेलोसिटी से वो मूव करेंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कोलिजन के रिगार्डिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट। ये दो डिफरेंट बॉडीज हैं जो कोलाइड कर रही हैं, एक कॉमन टेंजेंट बनाएंगे हम इनमें। कॉमन टेंजेंट में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहां से पास होती है जो नॉर्मल लाइन होगी उसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब किस किस टाइप की कोलिजन हो सकते हैं, सेंट्रल और नॉन सेंट्रल इम्पैक्ट हो सकता है। जब मास सेंटर C1 और C2 हैं कोलाइडिंग बॉडीज के, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लाई कर रहे हैं, C1 C2 इसी लाइन पे अगर लाई कर रहे हैं तो ये सेंट्रल इम्पैक्ट होगा, सेंट्रली कोलाइड कर रही हैं। वहीं पर अगर ये नहीं करेंगे उस पर लाई तो नॉन सेंट्रल इम्पैक्ट होगा। जैसे यहाँ पर ये सेंट्रल इम्पैक्ट है, ये नॉन सेंट्रल इम्पैक्ट है। यहाँ पर C1 C2 लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे लाई कर रहे हैं और यहाँ पर नहीं लाई कर रहे हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट या ओब्लिक इम्पैक्ट भी हो सकता है। ओब्लिक इम्पैक्ट कब होगा, जब वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन आर कोलिनियर विद द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में ही अगर वेलोसिटी है दोनों बॉडीज की तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इम्पैक्ट। अब यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखिए, अगर वेलोसिटी इस तरीके से है, V1 इधर होता, V2 इधर होता, तो ये होता डायरेक्ट इम्पैक्ट। और वही अगर VA इधर है और VB इधर है तो इस केस में इम्पैक्ट होगा वो ओब्लिक इम्पैक्ट होगा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ये सब हमने देख लिया। अब हम इनमें सबसे जो सिंपलेस्ट केस है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं पूछे जा सकते। सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट सेंट्रल इम्पैक्ट से, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे दोनों मास सेंटर्स लाई कर रहे हैं और लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन में ही वेलोसिटीज है, कोलिनियर है वेलोसिटीज उसके। अब यहाँ पर हम दो स्पेयर लेते हैं, एक स्पेयर ए है एक बी है, इसकी मास MA है, इसकी MB है। कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी VA है और इसकी वेलोसिटी है वो VB है। अब यहाँ पर कोलिजन जब होता है तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, एक बॉडी जा रही है अपनी कुछ वेलोसिटी से, दूसरी कुछ वेलोसिटी से जा रही है और ये आपस में टकरा रही है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं हम इम्पोज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो मोमेंटम उनका कोलिजन से पहले है वो बाद में भी होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर पहले क्या, कोलिजन से पहले मोमेंटम था MA VA प्लस MB VB। कोलिजन के बाद में हमने माना कि ए की वेलोसिटी VA डैश हो गई है, बी की वेलोसिटी VB डैश हो गई है, तो यहाँ पर आफ्टर कोलिजन मोमेंटम होगा MA VA डैश प्लस MB VB डैश। VA और VB यहाँ पर वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन, ये कर लिया हमने डिस्कस। अब हमें कोलिजन की प्रॉब्लम को सोल्व करना है, हमें पैरामीटर्स निकालने हैं VA और VB डैश, VA डैश और VB डैश। तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन हमें और चाहिए क्योंकि दो अननोन है हमारे पास। तो दूसरी इक्वेशन आती है यहाँ से, E होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, किसका रेशियो है, माइनस का साइन, आगे आएगा V डैश B माइनस VA डैश, यानी आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज है उनका डिफरेंस, डिवाइडेड बाई VB माइनस VA बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज है उनका डिफरेंस। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद अलग हो रही है तो उस टाइम वेलोसिटीज का डिफरेंस, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जैसे कि ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था एक बॉडी, दूसरा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर 5, तो ये हो गया इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वहीं पे आफ्टर कोलिजन मान लिया कि ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये 20 की स्पीड से जा रहा है आफ्टर कोलिजन, तो अब क्या होगा, ये इधर जा रहा है, ये भी इस तरीके से जा रहा है, तो अब सेपरेशन का जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आफ्टर कोलिजन की वेलोसिटीज का डिफरेंस। तो इसका रेशियो होता है E, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का साइन आता है। अब E की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कौन से टाइप की बॉडी है। डिफरेंट केसेस के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कैसे इक्वेशंस बनेंगी। परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट है अगर,
तो ई की वैल्यू 1 होगी। मान लिया कि दोनों स्टील की बॉल हैं, डिफरेंट बॉल हैं, तो स्टील की बनी हुई, पॉलिश्ड, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, फुली इलास्टिक है, पूरा अपना डिफॉर्मेशन रिकवर करेंगी वो। तो ऐसे में क्या होगा, ई की वैल्यू है वो 1 होगी। आपको ई की वैल्यू भी याद रखनी है और ये इक्वेशन आप फिर इससे लिख लोगे। तो ये माइनस वीबी माइनस वीए अपॉन वीबी माइनस वीए इक्वल टू 1 आ गया और यहाँ से आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन मोमेंटम वाली थी, आप इजीली ए और बी की वी ए डैश और वी बी डैश की वैल्यूज निकाल सकते हो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलास्टिक इम्पैक्ट हो रहा है परफेक्टली, तो उस केस में एनर्जी कंजर्व रहेगी। हमने बोला था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगा रहे तो हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है। यहाँ तक ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी नहीं रहेगी डिपेंड करता है, फुल इलास्टिक है तो उस केस में के ही है वो कंजर्व रहेगी। आप इसको मैथमेटिकली भी फाइंड आउट कर सकते हो। वी ए डैश वी बी डैश निकालो। बिफोर कोलिजन जो थी काइनेटिक एनर्जी, एम ए वी ए का स्क्वायर, एम बी वी बी का स्क्वायर, इसका टोटल, ये बिफोर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी होगी, माइनस हाफ एम ए वी ए डैश का स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी बी डैश का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आएगा एनर्जी में जो लॉस हुआ है। यहाँ पर फुली इलास्टिक के लिए अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ये 0 आएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। याद रखनी है आपको ये चीज। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमेशा अप्लीकेबल होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे अब हम इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं, ये इस तरीके से ये डिराइव कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है। परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट होगा तो मोमेंटम और एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहेंगे। नेक्स्ट है परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट। परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट है, उसमें ई की वैल्यू 0 होगी। परफेक्टली प्लास्टिक इम्पैक्ट में क्या होगा, बिल्कुल भी बॉडीज है वो अपना डिफॉर्मेशन को हटा के वापस से ओरिजिनल शेप गेन करने की कोशिश नहीं करेंगी। जैसे डिफॉर्म्ड हो गया वैसे ही रहेंगी। और इसके एग्जांपल से बच्चों की बॉल आती है खेलने की, आपने देखी हो, तो जैसे ऐसे है, आप उसको फ्लोर पे थ्रो करोगे तो वो डिफॉर्म होगी, इस तरीके से यही चिपक जाएगी, बिल्कुल बाउंस नहीं करेगी। तो उस टाइप की दो बॉल्स हैं, अगर उनकी वापस में कोलिजन हो रही है तो प्लास्टिक इम्पैक्ट होगा। ई की वैल्यू 0 होगी, तो इस इक्वेशन में यहाँ से हमें पता चल गया कि वी डैश बी इज इक्वल टू वी ए डैश, यानी दोनों बॉडीज हैं वो कंबाइंड एक जॉइंट बॉडी बना लेंगी और फिर सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी। क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इनका जो है वी डैश बी माइनस वी ए डैश वो 0 आ रहा है, यानी सेम वेलोसिटी है दोनों की। अब यहाँ पर काफी सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ई की वैल्यू क्या होगी, प्लास्टिक इम्पैक्ट है, दो बॉडीज हैं, प्लास्टिक इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसके बाद क्या वेलोसिटीज होंगी उनकी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा। अब इलास्टिक इम्पैक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेज हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दो इक्वल मास की दो बॉडी है, एम ए और एम बी, दो बॉडी है, इक्वल मास है इनका एम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे। तो एम ए वी ए एम बी वी बी, ये इक्वेशन बन गई आपकी। ये बिफोर कोलिजन का मोमेंटम, या आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम। एम कैंसिल हो गया और आपके पास ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आपके पास यहाँ से आएगी कि ई की वैल्यू है वो 1 है, तो इसको 1 के इक्वल पुट करोगे तो ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सोल्व करने पे आपको आएगा वी डैश इज इक्वल टू वी बी, वी बी डैश इज इक्वल टू वी ए। दो अननोन है, दो इक्वेशन से आप सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो कि ए की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कोलिजन से पहले बी की जो वेलोसिटी थी, बी की जो वेलोसिटी है क्या हो जाएगी, कोलिजन से पहले ए की जो वेलोसिटी थी। यानी ए है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, बी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था। बी ने पीछे से आके ए को कोलिजन किया, कोलिजन हुआ, इनमें टक्कर हुई। उसके बाद क्या होगा, अब वेलोसिटी ए की हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड और बी की हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, यानी एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज होगा अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है दो बॉडीज का जिनका की मास इक्वल है। अब यहाँ पर एक दो ऐसी बॉडीज का हम कोलिजन देख रहे हैं जिनकी एक इमूवेबल है और वेरी लार्ज है मास है कंपेयर टू अदर बॉडी। एग्जांपल क्या हो सकता है, आप ये बॉल गिरा रहे हो, फुल्ली इलास्टिक स्टील की बॉल है, उसको आप फ्लोर पे गिरा रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे एम बी तो इनफाइनाइट हो गया कंपेयर टू एम ए। जो बी है फ्लोर दूसरी बॉडी, उसका मास इनफाइनाइट है, तो उसका वी भी ऑब्वियसली 0 होगा, फ्लोर तो अपनी जगह से नहीं मूव करेगा, इमूवेबल है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये इक्वेशन आप लगाओगे। यहाँ से अब क्या कर सकते हैं हम, एम बी को डिवाइड कर दिया, एम बी को डिवाइड कर दिया, हमें पता है एम बी इनफाइनाइट है, एम बी इनफाइनाइट है तो यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो गई,
और एम बी इनफाइनाइट है और हमें ये भी पता है कि वी बी जीरो है, वी डेस बी भी जीरो है, यानी फ्लोर का कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद में वेलोसिटी जीरो है। ई का हमारे पास ये इक्वेशन आती है, परफेक्टली इलास्टिक है तो ई की वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही होगी। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया है। तो ये क्या इक्वेशन क्या कहती है, यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये फ्लोर है, फुली इलास्टिक है, तो फ्लोर भी और आपकी बॉल भी। तो बॉल अगर यहाँ पे टकराई तो टकरा के जिस स्पीड से वो आ रही थी उसी स्पीड से वो वापस जाएगी। अब यहाँ पर एम ए पे ये डिपेंड नहीं करेगा, सेम वेलोसिटी से एम ए रिबाउंड करेगा जो ए बॉडी है वो। नेक्स्ट केस है कि एक बॉडी स्ट्राइक करी अनदर बॉडी ऑफ इक्वल मास एट रेस्ट। पहले हमने फर्स्ट केस में देखा दोनों बॉडीज मूव कर रही थी अलग अलग वेलोसिटी से। अब एक बॉडी तो रेस्ट पे है, यहाँ पे रुकी हुई है, ए मान लिया रुकी हुआ है, और दूसरी बॉडी बी भी पीछे से आके इसको टक्कर मार रहा है। तो मोमेंटम की इक्वेशन यहाँ पे क्या होगी, बी रुका हुआ है, चलो इस तरीके से हमारी ये एक्सप्रेशन है तो ऐसा ले लेते हैं, बी है इसकी वेलोसिटी वी बी जीरो है और वी ए की कुछ वेलोसिटी है। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम होगा एम वी ए एम वी बी, दोनों का मास सेम है तो हम एम से डिनोट कर देंगे इनको, एम लिख देते हैं यहाँ पे इक्वल एम वी ए डेस प्लस एम वी बी डेस। यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, वी ए इज इक्वल टू वी ए डेस प्लस वी बी डेस। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले से दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको हम ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी बी माइनस वी ए वी डेस बी माइनस वी ए डेस। यहाँ पे माइनस का साइन भी है ना एक ये, तो इसको अगर आप अंदर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अब इन इक्वेशंस को जो कौन सी इक्वेशन, एक हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, दूसरी हमारे पास ये रेस्टिट्यूशन के कोफिशिएंट वाली इक्वेशन बनी है। इसमें भी आप वी को जीरो रख दोगे, ये तो जीरो हो गए ना। इन दोनों को सोल्व करोगे तो वी डेस एज तो जीरो है, वी डेस बी इज इक्वल टू माइनस वी है। तो ये सेम चीज आप उससे भी निकाल सकते हो कि दो बॉडीज हैं डिफरेंट वेलोसिटी से कर रहे थे ट्रेवल, सेम मास है तो कोलिजन के बाद एक्सचेंज करेंगे वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक रेस्ट पे है, यहाँ पर भी सेम रूल अप्लीकेबल होगा। बी है वो रेस्ट पे था तो बी की कोलिजन के बाद वेलोसिटी हो जाएगी जो ए की वेलोसिटी है, और ए की वेलोसिटी वो हो जाएगी जो बी की वेलोसिटी, और बी रेस्ट पे था तो वी ए जीरो हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। लास्ट अब आगे क्या बात है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हालांकि इस पे न्यूमेरिकल्स तो नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट फिर भी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज देके हो सकता है पूछ ले या फिर आपसे एक्सप्रेशन पूछ ले। तो मैंने बताया था आपको बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ये है, आफ्टर कोलिजन ये है, इनका डिफरेंस होगा वो आपका आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो। इलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी वो कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट आता है रिलेटिव मोशन। आपने अगर ट्रेन में ऑब्वियसली कभी ना कभी ट्रेवल किया होगा, आपने देखा होगा ट्रेन में कोई ट्रेन आपके ही डायरेक्शन में जा रही है, जिस ट्रेन में आप बैठे हो जिस डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन जा रही है तो आपकी इसको वेलोसिटी बहुत कम लगेगी। वहीं पे कोई ट्रेन अगर क्रॉस करते हुए आ रही है तो आपको लगेगा कि वो बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है। तो ये कंसेप्ट होता है रिलेटिव मोशन का। एक तो एब्सोल्यूट मोशन होता है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम किसी बॉडी का किसी ऑब्जेक्ट का मोशन देख रहे हैं, उसकी वेलोसिटी देख रहे हैं। जैसे प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि ट्रेन की वेलोसिटी क्या है। रिलेटिव मोशन क्या होता है कि दो बॉडीज हैं जो कि दोनों मूविंग है, उनका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन, कि एक ट्रेन मूव है कर रही है उस पर आप बैठे हुए हो, दूसरी ट्रेन जा रही है, अब उसकी वेलोसिटी आपको कितनी लग रही है, वो रिलेटिव मोशन है। अब यहाँ पर वेक्टर है ये वेलोसिटीज, तो यहाँ पे वेक्टर का फॉर्मूला काम आएगा। वी बी ए का क्या होता है, वी बी माइनस वी ए क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी इधर से कोई दूसरी ट्रेन जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो आपको क्या लगेगा कि ये ट्रेन है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, यानी वी बी 10 माइनस 5 ये आपका आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो बी की ये बी है ये ए है, बी की ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वो वी बी माइनस वी ए होगी। ये तो थे सेम डायरेक्शन में तो हमने डायरेक्टली माइनस कर लिया, कहीं पर ये डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, तो उस टाइम हमें इनका वेक्टर का जैसे हम एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे करना पड़ेगा। वैसे करेंगे तो क्या होगा, वो फॉर्मूला लगाएंगे फिर हम वी बी का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन में भी सेम चीज एप्लीकेबल होगी। जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वी बी क्या होगा, वी ए की डायरेक्शन ये है
वीबी की डायरेक्शन ये है, तो अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, तो वीबी की जगह हम माइनस वीबी रखेंगे और वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन की जो ट्रेन आपको क्रॉस कर रही है आपकी ट्रेन को, उसकी वेलोसिटी आपको काफी ज्यादा लगती है। वेलोसिटी एट राइट एंगल्स, राइट एंगल पे होगा तो क्या होगा, यही फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। थीटा यहाँ पे 90 हो जाएगा तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। वी बी आ जाएगा वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। टेन थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक बार देख लीजिए आप, ये वी ए है, इसकी वेलोसिटी है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है वी बी की वेलोसिटी है। यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो वी ए माइनस वी बी होगा। वी ए की डायरेक्शन ये है, वी बी की ये है, तो डायरेक्टली तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते क्योंकि सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर ये आएगा, और ये एंगल थीटा जो यहाँ पे बनेगा इसकी वैल्यू होगी वी बी अपॉन वी ए। वेलोसिटी अगर थीटा एंगल पे है, यहाँ पे तो 90 पे थी, यहाँ पे तो 90 पे थी, तो इस तरीके से हमने लिख दिया 90 डिग्री पे वेलोसिटी है तो रिजल्टेंट स्क्वायर रूट करके निकाल लेते हैं। अगर थीटा एंगल पे है तो इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे 180 माइनस थीटा आ रहा है, ये इसलिए कि ये वी ए की डायरेक्शन है, ये वी बी की डायरेक्शन है। तो हमें इसको ट्राइंगल वाला लॉ लगाने के लिए इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये जो टेल है इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल आएगा 180 माइनस थीटा, और ये आएगा, ये रिजल्टेंट आएगा। तो यहाँ पे थीटा की जगह आप 180 माइनस थीटा रखोगे। थीटा क्या है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है, इसका बीच का एंगल। अब यहाँ पे इस वाले केस में अल्फा पे रिजल्टेंट है आपका, अल्फा एंगल बना रहा है वी ए से, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम हमने वेक्टर वाला जो चैप्टर था उसमें देखा था वही है। साइन अल्फा आ जाएगा वी बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन वी बी ए। वी बी ए क्या है, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस पर भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस 3 इक्वेशन वेलोसिटी वाली आपको पता होनी चाहिए, और एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशंस कैसे एक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटीज कैसे चेंज हो रही हैं, वो आपको सिंपल सी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको इनिशियली हम कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं, और उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन के कारण एक्सीलरेशन लग रहा है, हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो ये हम उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी आप यहाँ पे खड़े हुए हो, बॉल आपने इधर थ्रो करी, इनिशियली आपने उसको कुछ वेलोसिटी दे दी, उसके बाद वो फ्री है, अब उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है। तो इस केस में वो कैसे मूव करेगी, कितनी हाइट तक जाएगी, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिरने से पहले कवर करेगी, ये सारा हम स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और एक होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे आपने इस डायरेक्शन में इसको फेंका, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है अल्फा, ये होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। v0 है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर सिंपल सी एक चीज करते हैं हम कि जो v0 है इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेते हैं। तो वर्टिकल वाला हमें डिस्टेंस यानी हाइट हमें निकालनी है, तो वर्टिकल वाले इक्वेशंस वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशंस लगा देंगे। रेंज बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से थ्रो किया, यहाँ से थ्रो किया और यहाँ जाके गिरा है, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज, कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो है रेंज, और यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा रही है ये, तो ये दो चीजें हैं जो कि हम निकालते हैं आगे। ट्रेजेक्ट्री क्या है, ट्रेजेक्ट्री की ये पाथ जो फॉलो कर रहा है वो कौन सा है, तो अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो यहाँ पर जो पाथ फॉलो करता है ये पाथ होता है, ये पैराबोलिक होता है। याद रखना है आपको। कैसे पता चलता है हमें पैराबोलिक होता है, सिंपल सी इक्वेशन है, हम इसको अभी देखेंगे कैसे डिराइव कर सकते हैं। ये v0 इस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में इसका कंपोनेंट v0 cos अल्फा हो गया, वर्टिकल में हो गया v0 sin अल्फा। सिंपल है, जिस डायरेक्शन में एंगल बना रहा है उधर cos अल्फा होता है, दूसरी परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में sin अल्फा होता है। अब डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम t में, वो होगी v0 cos अल्फा t। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं x डायरेक्शन की अगर बात करूं तो क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, वो तो वर्टिकल होगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा। कोई भी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर उसका कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है कभी। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी यहाँ पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी एक्स डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, जो यहाँ पर आ रही है v0 cos अल्फा। वहीं पर y डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और उसके कारण एक्सेलरेशन आ रहा है एक g,
और जी है डाउनवर्ड। यहाँ पर जब ये बॉडी मूव करती है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। कलर चेंज करते हैं, शायद विजिबिलिटी अच्छी है। हाँ, ये तो नहीं, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। 1 से 2 तक जब हम जा रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है अपवर्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। तो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी को धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करते 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 इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हो जाता है। इसके बाद यहाँ से अब जीरो हो गया, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी भी वर्टिकल वाली वाई डायरेक्शन वाली डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन और जी सेम डायरेक्शन में है, सॉरी जी और वी है वो सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे वेलोसिटी हमने अपवर्ड दी थी, जी डाउनवर्ड था, तो वी और जी यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस में थे। तो डिफरेंट डायरेक्शन में होने के कारण यहाँ पे वी है वो घट रहा था, जबकि यहाँ पर वी है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा। अब यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा टी टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो क्या होगी, वी जीरो कोस अल्फा टी। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया डिस्टेंस। वाई डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इक्वेशन वेलोसिटी वाली हमने पीछे के चैप्टर्स में देखी है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वी जीरो साइन अल्फा थी। टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम निकाल रहे हैं तो टी लिख दिया, हाफ। प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ रहा है क्योंकि वी आपका अपवर्ड है और जी आपका डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे पहली इक्वेशन से हम टी निकाल सकते हैं, टी आ गया। टी को हमने इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया ताकि हम एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट कर पाए कि ट्रेजेक्टरी जो पाथ है वो कैसा होगा। तो हमने यहाँ पे टी की वैल्यू ये रखी, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई जो कि इक्वेशन एक पैराबोला की, इसमें आ रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आता है इक्वेशन फॉर टाइम फॉर फ्लाइट, हाइट, रेंज और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सबके लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन की, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। यहाँ पर वेलोसिटी थी v जीरो साइन अल्फा और यहाँ पर वेलोसिटी हो रही है जीरो। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले से मैं टाइम निकाल सकती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, ये v जीरो साइन अल्फा है माइनस जी टी, तो यहाँ से t आ जाएगा v जीरो साइन अल्फा अपॉन जी। अब ये ध्यान रखें, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये टाइम ड्यूरेशन है यहाँ से लेके यहाँ पहुंचने का, सेम टाइम इसको यहाँ से वापस नीचे आने में भी लगेगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितने टाइम प्रोजेक्ट करने के बाद में, उसको थ्रो करने के बाद में वापस जमीन पे आके गिरता है कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो टोटल उसमें जो टाइम लगेगा वो होगा 2t, तो 2v जीरो साइन अल्फा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट जो अटेन करेगा वो हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, v जीरो हो गया, u आपका v जीरो साइन अल्फा हो गया, g नेगेटिव होगा, ये है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये यहाँ पर ये आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ए की जगह माइनस जी लिख दिया और एस की जगह हमने एस लिख दिया क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन की डिस्टेंस होगी एस। ये इक्वेशन हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं जो कि यहाँ पर एच है, तो यहाँ से एच की इक्वेशन बन गई हमारे पास। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये चाहे तो आप फॉर्मूले याद रख सकते हो, नहीं तो उतना मुश्किल भी नहीं है, जस्ट ये इक्वेशन ही हमने लगाई है तो आप डिराइव भी कर सकते हो, आपको अगर मैनेज कर सकते हो तो। रेंज आर होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंपल है, क्लियर है, एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बस टाइम टी आपको पता चलेगा वर्टिकल वाले में इक्वेशंस लगाने से। तो वर्टिकल वाले में इक्वेशन लगा के यहाँ पे हमने टोटल टाइम निकाल लिया था, तो इस टोटल टाइम में हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये v जीरो कोस अल्फा आ गया, और यहाँ पर आपके पास ये रेंज की इक्वेशन बन गई। इससे आप ये भी निकाल सकते हो कि रेंज मैक्सिमम हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो मैक्सिमम हो, इसके लिए अल्फा क्या होना चाहिए, तो अल्फा होना चाहिए 45 डिग्री, ताकि 2 अल्फा 90 हो जाएगा और मैक्सिमम हमें रेंज मिलेगी। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि ऑसिलेशन जहाँ पर होते हैं, सिंपल से बेसिक से हम इसको बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक सर्कल आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये जो सर्कल दिख रहा है इसमें कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, कोई बॉडी थी पी यहाँ पे थी,
फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पूरी सर्कमफ्रेंस के अलोंग होल सर्किल पे मूव कर रही है। तो यहाँ पर हम इसका वर्टिकल जो सॉरी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है इस पे प्रोजेक्शंस लेंगे और क्या होगा, पहले यहाँ पे थी, अगर यहाँ पे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा। कलर चेंज करते हैं फिर से। अगर यहाँ पे है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पर है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ है तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर नीचे वाले सर्किल पे जाएगा तो फिर ये यहाँ से लेके फिर यहाँ इधर मूव करेगा। तो यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल पे जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, इसमें मूव करेगा। तो इस टाइप के मोमेंट को सेम पाथ पे बार बार ट्रेवल कर रहा है, ये ऑसिलेशन होते हैं। यहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लिया कि इसकी एंगुलर स्पीड है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। ओमेगा अगर ओमेगा वेलोसिटी है तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ओमेगा टी। जैसे सेम वेलोसिटी में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही इसमें होता है, इसमें एंगल अपॉन टाइम हो जाता है। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा, मान लिया टी टाइम बाद इसकी पोजीशन है वो यहाँ पे है पी पे, तो थीटा हमारे पास आ गया, ये थीटा जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये ओमेगा टी होगी, तो थीटा ओमेगा टी हो गया। अब इसकी रेडियस अगर आर है तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा लिख सकते हैं, थीटा को हम ओमेगा टी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन आ गई डिस्प्लेसमेंट की। ये पी डेस जो पोजीशन है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस मिल गई हमें इससे। अब वेलोसिटी क्या होगी, अगर एक्स ये है तो dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्सलेशन निकालना है, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब हमें पता है इस वाली इक्वेशन में कि हम इस वाली इक्वेशन को मतलब मॉडिफाई करें तो हमें पता है कि r cos ओमेगा टी है, उसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक और रिलेशन आ गया, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं d2 x अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये बेसिक इक्वेशन आ गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो पा रही है तो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यहाँ से एक चीज हमें ये भी पता चल रही है कि एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी सेंट्रल जो पोजीशन है ओरिजिन उससे जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। अब काफी सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा जब ये ऑसिलेट कर रही है बॉडी इस तरीके से। तो एक तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो वो होगा आर, तो यहाँ पे आर एम्पलीट्यूड हो गया। टाइम पीरियड टी है, ये कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं मोस्टली इसको, ये होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड क्या है, वन ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है, यानी यहाँ से स्टार्ट किया हमने मूवमेंट, इधर गए और वापस यहाँ पे आए, इस होल प्रोसेस में जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, जो ऑसिलेट करने में टाइम जो लगा है वो टाइम पीरियड है। तो ये होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा अपॉन टी, तो 2 पाई टोटल एंगुलर मोमेंट होगा फुल ऑसिलेशन में, और टाइम उसमें टी लग रहा है, तो ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी तरीके से टी आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। एक होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जो होता है टाइम पीरियड का इनवर्स। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस करेगी कोई बॉडी, वो होता है फ्रीक्वेंसी। इसको हर्ट्ज से डिनोट करते हैं, यूनिट होती है इसकी 1/सेकंड। फॉर एग्जाम्पल 10 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस कर रही है कोई बॉडी, 10 सेकंड में 20 ऑसिलेशंस कर रही है, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, हाफ सेकंड। तो टी इस केस के लिए हो जाएगा हाफ सेकंड, यानी आधे सेकंड में एक ऑसिलेशन खत्म कर रहा है, तो 10 सेकंड में जाके 20 ऑसिलेशंस पूरे हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पूछी जाए तो फ्रीक्वेंसी होगा 1/t, यानी 2 हर्ट्ज आ जाएगा। अब मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी थी, ये वाली, ये थी वेलोसिटी की इक्वेशन। ये मैक्सिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू π/2 होगी या 3π/2 होगी, क्योंकि π/2 पे ये 1 होगा और 3π/2 पे -1 होगा। तो ओमेगा टी की वैल्यू π/t या π/2 या 3π/2 होने पर, यानी बॉडी यहाँ पे होगी या यहाँ पे होगी, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ओरिजिन के आसपास जो वो है यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये चीज हम यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं इस तरीके से कंक्लूजन, कि विमेक्स है वो आर डब्ल्यू होगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, साइन की बात नहीं करें, तो मिनिमम कब होगा, जब ये ओमेगा टी की वैल्यू है, ये ओमेगा टी है, इसको थीटा से डिनोट करें तो थीटा या तो 0 होगा, या तो यहाँ पर होगा, या यहाँ पर होगा।
तो थीटा 0 होता है इन दोनों पॉइंट्स पे, तो यहाँ पे साइन 0 हो जाए, साइन 0 या साइन पाई होगा वो 0 हो जाएगा और वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू है वो मिनिमम है, इस वाले पॉइंट्स के पे वेलोसिटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर। जब थीटा 0 होगा या थीटा पाई होगा, मतलब इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट 1 और 2 इन पे थीटा की वैल्यू 0 है या पाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वहीं पे मिनिमम होगा, 0 होगा जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है और 3 पाई बाई 2 है। तो थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में इसको देखें तो होगा क्या, यहाँ पे कोई बॉडी है तो उस टाइम क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जैसे हम पेंडुलम से समझते हैं, पेंडुलम आपने देखा होगा ऐसे होता है, ऐसे जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से ये चला, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल है, तो यहाँ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी क्योंकि वापस रिटर्न हो रहा है, बट एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है। इसमें देखें तो एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ये इधर जाएगा, जाते जाते एक्सेलरेशन के कारण डिक्रीज होते होते वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी। इनको ग्राफिकली अगर हम डिनोट करना चाहें तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, एक्स है, ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, यहाँ पे मैक्सिमम था 0 पे, फिर यहाँ पे मिनिमम हुआ, फिर माइनस में गया, फिर 0, इस तरीके से। वहीं पे वेलोसिटी का इसके अपोजिट बनेगा, जहाँ ये मैक्सिमम है वहाँ वेलोसिटी 0 है, जहाँ पे ये 0 है वहाँ पे मैक्सिमम है। एक्सेलरेशन और इन दोनों का सेम बनेगा बट ये ऑर्डिनेट डिफरेंट होगी, इसकी आर है और इसकी होगी ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसमें भी सेम इस तरीके से, जहाँ मैक्सिमम है वहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ मिनिमम है वहाँ पर मिनिमम होगा। पेंडुलम मोशन की अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन यहाँ पर भी फुलफिल होती है, जो बेसिक इक्वेशन थी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए होनी चाहिए, और इसको थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वैसे आपको एक ये चीज पता होनी चाहिए, बाकी चीजें तो अभी तो हमने देखा, उससे आप निकाल सकते हो कि कहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, बाकी सारी चीजें अगर क्वेश्चंस पूछे जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। टाइम पीरियड जो है ऑसिलेशन का वो होगा 2 पाई एल अपॉन जी का रूट, एल है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, इसमें दिया है कि एक बॉल है जिसका 250 ग्राम मास है, मूव कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, हिट करता है एक आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल, कोई नहीं रुकी हुई बॉल थी उसको हिट करता है, इम्पैक्ट है वो परफेक्टली प्लास्टिक है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगा जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। जब फुली प्लास्टिक होता है इम्पैक्ट तो ई की वैल्यू 0 होती है, ई रेशियो है वी डेस बी माइनस वी ए डेस डिवाइडेड बाई वी बी माइनस वी ए। ऊपर वाला है इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी वी डेस बी इज इक्वल टू वी ए डेस होता है, यानी फुली प्लास्टिक इम्पैक्ट होगा था, तो इम्पैक्ट के बाद में दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी। अब यहाँ पर हम एक तो इक्वेशन यहाँ से ही हमें पता चल गया रिलेशन, दूसरा हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन लगाते हैं, 250 ग्राम इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस 250 ग्राम इंटू दूसरी की वेलोसिटी जो कि 0 है इज इक्वल टू 250 ग्राम इंटू पहले की वेलोसिटी जो हमें पता नहीं है, हम वी लिख देते हैं उसको, इंटू 250 ग्राम इंटू दूसरे की वेलोसिटी वो भी ही है क्योंकि दोनों सेम है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि v की वैल्यू 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड फुली प्लास्टिक इम्पैक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें दिया कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया 2.25 मीटर की हाइट से, ये कोई फर्श है, यहाँ से 2.25 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप किया गया और ये ड्रॉप के बाद वापस से कोलिजन होने के बाद राइज होती है तो 1 मीटर तक बाउंस होती है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, अगर यहाँ से फ्री फॉल करवाया आपने एच हाइट से तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 2gh का रूट। ये चीज़ इन्वर्स भी रिवर्स भी एप्लीकेबल होगी, मतलब यहाँ से कोई बॉल उछली है और यहाँ तक गई है तो एच हाइट तक गई है, यानी इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी वो थी 2gh का रूट, यहाँ पर भी वो एप्लीकेबल होगा। ये डायरेक्टली याद रख सकते हो आप, थोड़ा सा बेसिक्स में जाना चाहो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी जस्ट फ्लोर पे पहुंचने वाली है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। तो क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो
तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू √2gh। ध्यान रहिए तभी एप्लीकेबल हो जब यहाँ से फ्री फॉल हुआ है। अगर आप फोर्स लगा के अगर वेलोसिटी दे के नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें कोलिजन से पहले बॉल यहाँ पे थी तो वेलोसिटी क्या है, और कोलिजन के बाद में वापस ऊपर जाने लगती है उस टाइम यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, जस्ट फ्लोर के पास में। इन दोनों का रेशियो हमें चाहिए, वही होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ई यहाँ पर आएगा वी डेस वी बी डेस माइनस वी ए डेस वी बी माइनस वी ए। वी बी है फ्लोर है बी बॉडी जिससे कोलिजन हो रहा है, तो वी बी तो जीरो होगा, फ्लोर तो अपनी जगह से हिलोगे नहीं क्योंकि इसका मास इनफाइनाइट है और ये अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पे आएगा वी ए डेस की आप जगह आप √2gh लिखोगे तो 2gh की जगह 1 लिखोगे, इसका रूट डिवाइडेड बाई वी ए है, यहाँ पे माइनस होता है साइन तो ऊपर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस मतलब जीरो हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे माइनस का ए आएगा, वी ए की जगह पे आप लिखोगे 2g इंटू 2.25, इसका स्क्वायर रूट ये आएगा आपका 1.5। 2.25 रूट का स्क्वायर रूट आप लोगे तो 1.5 आएगा। 1.5 को आप 3/2 लिखोगे तो 2/3 यानी 0.67 आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है कि ग्लास की बॉल है, हिट कर रहे हैं वॉल से अगर हिट हो रहा है मतलब इस तरीके से जा रही है। पॉइंट ऑन स्मूथ फ्लोर यानी फ्रिक्शन वगैरह को हम इग्नोर करेंगे। बॉल इज रिटर्न बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन ट्वाइस द टाइम टेकन इन रीचिंग द वॉल। जैसे पिछले से पिछला क्वेश्चन हमने किया वैसा ही है, जस्ट पिछला ही था, पिछले से पिछला भी नहीं। यहाँ पे भी सेम चीज एप्लीकेबल होगी। वेलोसिटीज है उनका क्या होगा, वी बी जीरो होगा, वी डेस बी भी जीरो होगा क्योंकि वॉल तो अपनी जगह पे ही है। आपको निकालना है ई होगा वी बी डेस माइनस वी ए डेस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, ये हो गया। वी बी की जगह आप जीरो रख दीजिए, वी ए डेस की जगह आप क्या रखोगे, आप वी ए डेस क्या है, मान लिया कि एक्स डिस्टेंस है इनकी, यहाँ से बॉल फेंक रहे हैं हम और ये डिस्टेंस बीच की है वो एक्स है, इसमें टाइम लग रहा है जाने में, जो फेंक रहे हैं उस टाइम टाइम लग रहा है वो टी है, यानी वेलोसिटी यहाँ पे थी एक्स बाई टी, सॉरी नीचे आएगा ना, ये फेंक रहे हैं उस टाइम की वेलोसिटी, तो नीचे आ गया एक्स बाई टी, और जब वापस आ रही है तो टाइम ले रही है वो ट्वाइस ले रही है, यानी वापस आने में टाइम लेगा, वो टाइम 2t लेगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी वी ए डेस हो जाएगी वापसी की x/2t। यहाँ से आपके पास e की वैल्यू आ गई 1/2, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सेम यहाँ पे पहले था वही डेटा है, 250 ग्राम की बॉल है, दूसरी एक मूव कर रही है, स्टेशनरी बॉल को हिट कर रही है। डिफरेंस क्या है कि परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन है यहाँ पे। तो हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो स्पेशल केसेस को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि एक बॉल है मूव कर रही है, वो एक स्टेशनरी बॉल जो कि सेम मास की है उसको मूव करती है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज कर लेती है, यानी जो स्टेशनरी है वो पहले जो बॉल मूव कर रही थी उसकी वेलोसिटी से मूव करने लगती है और जो मूव कर रही थी वो स्टेशनरी हो जाती है। तो यहाँ से बी का आपका पूछा तो बी की वेलोसिटी वो हो जाएगी जो कोलिजन से पहले ए की वेलोसिटी है, यानी सी होगा आंसर। क्वेश्चन 97 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको मोशन वाली जो वेलोसिटी की 3 इक्वेशन होती है उस वाले चैप्टर की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए आप, दिए है कि एक 60 मीटर का टावर है, एक बॉल आपने फर्स्ट पार्टिकल ड्रॉप किया टॉप से, एक नीचे से, फर्स्ट पार्टिकल एट हाइट ऑफ, यानी एक तो आपने यहाँ से फ्री फॉल करवाया एक बॉल का और एक बॉल को यहाँ पे किसी वेलोसिटी u से ऊपर फेंका है। अब क्या होगा, ये एक जगह मिलेंगे दोनों, तो जहाँ पे मिल रहे हैं वो है यहाँ बॉटम से 15.9 मीटर, तो टॉप से हो जाएगा 44.1 मीटर। निकाल लिया हमने कि यहाँ पे मीट कर रहे हैं। अब ऊपर से जो पार्टिकल आ रहा है क्या उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है, नहीं, क्योंकि हमने उसको फ्री फॉल करवाया, कोई फोर्स लगा के हमने नहीं फेंका है, कोई वेलोसिटी इम्पार्ट नहीं की है। तो यहाँ इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, u1 हो गया 0। नीचे वाला है इसको ऑब्वियसली हमने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी है, नहीं तो ऊपर कैसे जाएगा। अब s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं ये इक्वेशन लगाती हूँ पहले वाले पार्टिकल के जो टॉप से आ रहा है, u उसके लिए 0 है, s आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। s क्या है,
एस जब मीट करते हैं तो 44.1 मीटर डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, इस वाले पॉइंट तक पहुँचने के लिए। तो मुझे चाहिए कि यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है। अगर मैं वो निकालूँ तो मैं u2 वेलोसिटी भी निकालूँगी। तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है ये निकालने के लिए मैंने ये इक्वेशन अप्लाई कर दी। एस की मुझे वैल्यू पता है 44.1 इंटू हाफ जी होता है 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से सिंपल सी कैलकुलेशन है 4.9 आ गया। टी हुआ 44.1 डिवाइडेड बाई 4.9 का स्क्वायर रूट। इसको सोल्व करोगे तो ये इसमें कभी बिना कैलकुलेटर के आप कर सकते हो और यहाँ पे सोल्व करने पर इसमें आपका आंसर आएगा वो आएगा 9 आएगा बेसिकली यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगा टी। अब आपको ये पता चल गया सेकंड वाली कंडीशन के लिए कि इस वाले बॉल में क्या हो रहा है, u2 है आपको पता नहीं है। एक्सलेशन यहाँ पर माइनस जी एक्ट कर रहा है, ए की वैल्यू माइनस जी होगी यहाँ पर हमने प्लस लिया था क्योंकि वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, एक्सलेशन भी डाउनवर्ड है। अब यहाँ पर मैं सेम इक्वेशन अगर लगाऊं ये s इज इक्वल टू यू टू टी प्लस हाफ, ये प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सलेशन डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव एक्सलेशन है, हाफ जी टी स्क्वायर। एस क्या है, अब नीचे वाला पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 15.9 मीटर। u2 नहीं पता हमें निकालना है, टी हमें पता है 3 सेकंड पे ये मीट करते हैं दोनों, माइनस हाफ 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर। इससे आप सोल्व करोगे तो u2 आपका आ जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन होगी 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इनको हम समझ लेते हैं एक बार। दिया है कि दो इक्वल और परफेक्टली इलास्टिक स्मूथ स्फीयर हैं, वो डायरेक्टली इंपेंस कर रहे हैं तो वेलोसिटीज इंटरचेंज करते हैं, हमने मैथमेटिकली फाइंड आउट भी किया था थ्योरी में। सेकंड में दिया है कि स्पेयर है वो इंपेंजेंस कर रहा है, कोलिजन कर रहा है डायरेक्टली और इक्वल स्पेयर विच इज एट रेस्ट। तो यहाँ पर लॉस होगा एनर्जी का, वो ये होगा। तो इस चीज़ को आप मैथमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हो। वेलोसिटी में लॉस होगा, वो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, उसमें आप इक्वी टर्म में अगर रखोगे तो ये आ जाएगा। सी में दिया है कि स्मूथ और एक स्मूथ है स्पेयर है, इंपेंस कर रहा है अनदर स्पेयर को विच इज एट रेस्ट, द लेटर विल मूव अलोंग द लाइन ऑफ सेंटर। तो लाइन ऑफ सेंटर के अलोंग मूवमेंट होगा और वेलोसिटीज यहाँ पर भी एक्सचेंज होंगी अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो। डी में दिया है कि दो इक्वल स्पेयर हैं, परफेक्टली इलास्टिक है, राइट एंगल पे अगर इंपेंस कर रहे हैं तो कोलिजन के बाद भी ये राइट एंगल पे जाएंगे, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा होता है, मतलब कौन सी ऑर्बिट में वो किस वेलोसिटी से रोटेशन होता है उसका। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नाम से ही पता चल रहा है, यानी स्टेशनरी दिखता है वो अर्थ से, क्योंकि अर्थ की और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सेम होगी, ये दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अब ये कहाँ पे हो गई इसकी लोकेशन, जो भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो इस एल्टीट्यूड पे छोड़े जाते हैं 35,786 किलोमीटर पर और डायरेक्टली अबव द इक्वेटर होंगे, सेम इनकी वो होगी वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है कि गिवन इंस्टेंट पे शिप ए है वो ट्रेवल कर रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से और ईस्ट की तरफ, और दूसरा शिप ट्रेवल कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ, एक ईस्ट की तरफ कर रहा है दूसरा नॉर्थ की तरफ कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी, ये कौन सा है ईस्ट वाला, ये ए है ये बी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ बी होगा यहाँ पर रिलेटिव टू ए। तो 90 डिग्री पे है तो आप इनका जो 90 डिग्री पे वेक्टर्स है उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप इस तरीके से करोगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट, देखा था हमने थ्योरी में कि परपेंडिकुलर है तो कैसे हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है कि एल्फा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और यू है वो इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो हमने निकाला था ये रिलेशन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u sin अल्फा अपॉन जी, थ्योरी में हम कर चुके हैं कवर। 102 में दिया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन क्या होगा, तो रेंज जो होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा वो होगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो यहाँ पर ए करेक्ट होगा, बट यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, अल्फा की जगह यहाँ पे 2 अल्फा आएगा। क्वेश्चन नंबर 103 में दिया है कि बाईसाइकिल व्हील है उसका मोशन कैसा है, तो उसमें रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है। तो मोशन है वो कॉम्बिनेशन है दोनों का, रोटेरी और ट्रांसलेटरी का। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि एक बॉडी मूव कर रही है अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस, तो यहाँ पर मोशन होगा वो कैसा होगा,
तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि मोशन सर्कुलर होगा या रोटेशनल होगा। ये डिपेंड करेगा कि एक्सिस पास कहाँ से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, इसके सेंटर से पास होती हुई है, इसकी बॉडी के अंदर से पास होती हुई कोई एक्सिस है, उसके अबाउट बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो होगा रोटेशन। वहीं पे अगर एक्सिस ये है, मान लिया बॉडी ये है और यहाँ पर कोई एक्सिस है इस तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके अबाउट बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी ऐसे मूव करेगी, तो ये मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, डिपेंड करेगा कि ये फिक्स्ड एक्सिस पास कहाँ से हो रही है, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा जनरलाइज्ड अगर पूछा जाए तो फिर सर्कुलर मोशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक मेन से नहीं किया है, सेंटर से पास हो रही है, तब तक फिर हम यही मानेंगे कि कहीं से भी लोकेटेड, कहीं पर भी लोकेटेड हो सकती है वो एक्सिस। तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है कि एक स्फेयर है वो इम्पिंज कर रहा है डायरेक्टली अनदर स्फेयर पे, सेम मास का है, वो रेस्ट पे है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, रेस्टिट्यूशन हाफ है और वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट का रेशियो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर परफेक्टली इलास्टिक होता तब तो हमें पता है कि एक्सचेंज हो जाती है वेलोसिटीज, रेशियो इन्वर्स हो जाता है, बट यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 नहीं है जो कि इलास्टिक बॉडीज में होता है, इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पर हाफ है ये, तो यहाँ पर हम इससे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम मोमेंटम की इक्वेशन लिखेंगे। मोमेंटम की इक्वेशन क्या होगी, मान लिया मास m है, एक बॉडी की वेलोसिटी v है, दूसरे रेस्ट पे है, बाद की वेलोसिटी इसकी v डैश है, इसकी vb डैश है। तो हमसे रेशियो पूछा गया है आफ्टर इम्पैक्ट वाली वेलोसिटीज का रेशियो, यानी va डैश और vb डैश का रेशियो। तो यहाँ पे क्या होगा, m va प्लस vb 0 है तो सेकंड वाले के कारण कोई मोमेंटम नहीं होगा, इज इक्वल टू m va डैश प्लस m vb डैश। यहाँ से इक्वेशन मिली हमें कि va इक्वल होगा va डैश प्लस vb डैश के। दूसरी इक्वेशन मिलेगी इससे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, तो 1/2 इक्वल होगा माइनस vb डैश माइनस va डैश अपॉन vb माइनस va, vb 0 है तो माइनस va आ जाएगा। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, va माइनस का va, या फिर ये माइनस माइनस प्लस बना देते हैं दोनों को, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बनेगी va इज इक्वल टू 2 vb डैश माइनस 2 va डैश। यहाँ से इक्वेशन आ रही है कि va इक्वल होगा va डैश प्लस vb डैश के, तो va की इस इक्वेशन से वैल्यू यहाँ रख देते हैं, va डैश प्लस vb डैश इज इक्वल टू 2 vb डैश माइनस 2 va डैश। एक va वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं तो 3 va डैश बन जाएगा, उधर इसको ले जाएंगे तो vb डैश बन जाएगा, यानी va डैश अपॉन vb डैश इक्वल आ जाएगा 1/3 के, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 में दिए है कि दो परफेक्टली इलास्टिक स्फेयर हैं, इक्वल मास है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज इससे मूव कर रही है, इस रेशियो की वेलोसिटीज से। इम्पैक्ट के बाद क्या होगा, तो इम्पैक्ट के बाद वेलोसिटीज एक्सचेंज करते हैं। तो मान लिया कि va था वो 2v था और vb था वो v था, तो एक्सचेंज करेंगे इम्पैक्ट के बाद में वेलोसिटीज, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो va डैश इक्वल हो जाएगा v के, और vb डैश यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 2v के। तो अब इनका रेशियो निकालेंगे तो 2/1 की जगह 1/2 हो जाएगा, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है कि स्फेयर एक 15 kg का, एक 20 kg का है, मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी 20 है और 5 है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर 0.7 है, तो 15 kg वाले मास का कोलिजन के बाद में वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, दो अननोन है, दो इक्वेशन हम लिख सकते हैं। पहले हम मोमेंटम वाली इक्वेशन लिखते हैं, 15 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, 15 इंटू va डैश प्लस 20 इंटू vb डैश, ये इक्वेशन आ गई। दूसरी आएगी यहाँ से 0.7 इज इक्वल टू माइनस का vb डैश माइनस va डैश, इस माइनस को जरूर ध्यान रखें, नहीं तो न्यूमेरिकल्स में आपका गलत आंसर आएगा। फिर vb डैश माइनस va डैश अपॉन vb माइनस va, तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया va डैश, ये माइनस को अंदर ले जाएंगे ना तो प्लस बन जाएगा, va डैश माइनस vb डैश इज इक्वल टू 0.7 vb माइनस 0.7 va। vb और va की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, क्योंकि कोलिजन से पहले की वेलोसिटीज तो हमें पता है,
तो वी ए डैश माइनस वी बी डैश इज इक्वल टू 0.7 बाहर ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 5 माइनस 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.7 इंटू 15। तो यहाँ से इक्वेशन हमें मिलेगी, एक इक्वेशन यहाँ से ये मिल जाएगी, वी ए डैश माइनस वी बी डैश इज इक्वल टू 0.7 इंटू 15 माइनस का। दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी, इस वाले से। इसको अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 300 प्लस 100 400 इज इक्वल टू 15 वी ए डैश प्लस 20 वी बी डैश। तो इस वाली इक्वेशन को भी आपको 15 केजी वाले का चाहिए, तो वी ए आपको निकालना है, तो वी बी डैश को एलिमिनेट कर लीजिए। इस इक्वेशन से वी बी डैश की वैल्यू निकाल के इसमें आप रख दीजिए, कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका 5.43 मीटर पर सेकेंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है कि कोई कोलेजन है, उसको परफेक्टली इनइलास्टिक एंड प्लास्टिक, तब बोलेंगे जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है वो कितना है, तो ई यहाँ पर 0 होगा, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 में दिए है कि एक बॉडी है वो इस तरीके से मूव कर रही है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये इसका रेशियो कांस्टेंट है, तो ये इक्वल होता है एक्सेलरेशन के, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में ये जो मोशन है ये हो रहा है। आंसर होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन है ये, इसमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर ये बोलना चाहिए था कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट ऐसा भी हो सकता था कि डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ना हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन में अगर मैं बात करूं, सर्कुलर मोशन में कोई मूवमेंट हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड हो सकता है वेलोसिटी का, बट हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन तो डिफरेंट है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है और उस एक्सेलरेशन का यूनिफॉर्म नहीं है, वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो अगर स्ट्रेट लाइन मेंशन किया हो तो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 110 में दिए है कि स्ट्रेट लाइन की पाथ में कौन सी इक्वेशन हम लगा सकते हैं, तो ये तीनों ही इक्वेशन हम तभी लगा पाते हैं जब मूवमेंट हो रहा हो वो स्ट्रेट लाइन में हो और ए है वो कांस्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया है कि टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा कार को कंप्लीटली स्टॉप करने के, जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और 40 मीटर की डिस्टेंस में हमें इसको स्टॉप करना है। तो एक तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है, बट इसमें चाहिए हमें एक्सेलरेशन, जो कि हमें दिया नहीं है। दूसरी एक हमारे पास ये भी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं व्हीकल को, यानी एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से आ जाएंगी दोनों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। इस इक्वेशन से हम a निकाल सकते हैं और इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो t आ जाएगा। तो v 0 है, u 20 है, माइनस 2 इंटू ए इंटू एस 40 है, तो यहाँ से a आ जाएगा 400 अपॉन 80, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें आप टी ए की वैल्यू रख के टी निकाल लीजिए, वी 0 है, यू 20 है, माइनस 5 इंटू टी, तो यहाँ से टी आएगा 20/5 यानी 4 सेकेंड, सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है कि एक बॉडी है जो कि यहाँ से फॉल कर रही है एच हाइट से, जब वो ग्राउंड सरफेस पे पहुंचने वाली है जस्ट, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये v इज इक्वल टू √2gh होता है। कैसे आता है ये आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर टोटल एनर्जी है mgh, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी, फ्री फॉल करवाया हमने, रेस्ट पे थी तो टोटल एनर्जी इसकी mgh थी, यहाँ पर टोटल एनर्जी इसकी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि अब s तो 0 हो गया है, तो ये होगी हाफ mv स्क्वायर। टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हाफ mv स्क्वायर को जब आप mgh के इक्वल करोगे तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2gh का रूट इक्वल होगा v के, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 में दी है कि पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इस तरीके से कि x ट्रांसवर्स डिस्टेंस है t सेकेंड में ट्रेवल की गई, और ये रिलेशन है x और t के बीच में, तो एक्सलेशन पूछा है, तो वेलोसिटी पूछा होता तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते, यहाँ इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ टी स्क्वायर, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t, ये वेलोसिटी हो गया। एक्सलेशन पूछा है तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 6t प्लस 2, तो डी आएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 114 में दिया है कि लिफ्ट है वो डिसेंड कर रही है एक्सेलरेशन से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के टॉप फ्लोर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, तो टाइम रिक्वायर्ड क्या होगा 25 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो यहाँ पर ए है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एस 25 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी का कुछ दिया नहीं है तो हम उसको जीरो अज्यूम कर रहे हैं कि वो रेस्ट से चली होगी लिफ्ट। और ये वाली इक्वेशन है वो हम अप्लाई कर देंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, एस 25 है, यू 0 है, हाफ ए 0.5 है और टी हमें निकालना है। तो टी स्क्वायर आ जाएगा 25 इंटू टी अपॉन 0.5, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 5 और टी स्क्वायर आ जाएगा 100, यानी टी आ जाएगा 10 सेकेंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 115 में दिया है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग यूनिफॉर्म स्पीड से, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा। जब सर्कुलर मोशन करता है कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या होगा कि दो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो सकते हैं, ये कह सकते हैं जो एक्सेलरेशन है उसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक होगा सेंटर की तरफ, दूसरा होगा टेंजेंशियली। तो जो टेंजेंशियली है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करता है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वो टेंजेंशियली वाले के कारण होगा। वहीं पे ये टुवर्ड्स द सेंटर जो दूसरा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, यही इसको रोटेशन करवाता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इसने चेंज करके इधर कर दिया। फिर यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है, उसने इधर कर दिया। इस तरीके से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी। यूनिफॉर्म स्पीड बोल दिया, यानी टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट तो है नहीं एक्सेलरेशन का, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। क्योंकि टेंजेंशियली भी होता है, ये भी होता, तो दोनों का रिजल्टेंट किसी और डायरेक्शन में आता। तो यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 में दिए है कि एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा आफ्टर 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन के लिए आप इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक बार किया तो ये आया, दोबारा किया तो 2 माइनस 4 यानी माइनस का 2 आया। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, टाइम पे डिपेंड कर नहीं रहा है, 2 ही होगा हर जगह, बट नेगेटिव होगा, यहाँ पर बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया है कि एक बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रही है, अगर इसका एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है। तो हमने देखा है थ्योरी में कि जो एक्सेलरेशन होता है ये प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, एक्स ए ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से इसकी इक्वेशन आ रही थी। तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द रेफरेंस, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। एक्स था वो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्टेंस होगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस से एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। तो यहाँ पर सी आ जाएगा आंसर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो एक्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो पीरियोडिक टाइम कौन सा है। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो पीरियोडिक मोशन है। अगर पेंडुलम की मैं बात करूं तो मान लिया कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, ये टोटल टाइम लग रहा है, ये टी है। अगर इस तरीके से ऑसिलेशन हो रहे हैं जो सर्कुलर वाला हमने देखा था, तो यहाँ 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 तक जाएगा, फिर वापस यहाँ यहाँ आके यहाँ तक आएगा। तो ये है कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो पीरियोडिक टाइम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 119 में दिया है कि एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रही है, तो पीरियोडिक टाइम क्या होगा। तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, यहाँ से टी आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एंगुलर वेलोसिटी, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 में दी है कि एक बॉडी मूव कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड क्या होगा। तो 1 बाई टी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, और इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 में दिए है कि एक पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से अटेन कर रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो हमने देखा था इस वाले पॉइंट पे एक्सेलरेशन तो 0 होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। पेंडुलम का एग्जांपल ले रहे हैं हम, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 होगी, एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उससे डिस्टेंस के,
और ये एक्सट्रीम पॉइंट है तो यहाँ से ये x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर b होगा थ्रू द मीन पोजीशन है, वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नंबर 122 में दिए है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीरियोडिक टाइम हो जाएगा b। तो यहाँ पर इस लेक्चर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आगे में हम बचे हुए टॉपिक्स जो भी हैं कोशिश करेंगे कि एक में कंबाइंड हो जाए। पीछे के चैप्टर्स के भी कुछ क्वेश्चंस मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो मैं उसमें नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर दूंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे।